Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 4, section number 2, question number 3. Describe the daily pattern of insolation. In its answer, we will describe about the daily pattern of insolation. Now open page number 49. The answer of question number 3 starts from this line. The amount of incoming solar radiation at any place varies over a 24-hour period. कि किसी भी जगह पे जो सोलर रेडिएशन की अमाउंट होती है वो 24 घंटों के दौरान तब्दील होती है। कैसे तब्दील होती है? द अर्थ सरफेस रिसीव्स इंसोलेशन ड्यूरिंग द डे बट रिसीव्स नन ड्यूरिंग द नाइट। अर्थ दिन के दौरान तो इंसोलेशन रिसीव करती है लेकिन रात के दौरान रिसीव नहीं होती। क्या मतलब हो इस बात का कि दिन के टाइम तो सूरज होता है तो अर्थ सन से उसकी एनर्जी लेती है, लेकिन रात के टाइम तो सूरज नहीं होता, तो इसी वजह से रात के टाइम अर्थ सन से एनर्जी नहीं लेती। तो इसलिए कहा गया है कि दिन के दौरान तो इंसोलेशन रिसीव होती है लेकिन रात के दौरान इंसोलेशन रिसीव नहीं होती। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मेनली डिटरमाइंस द डेली साइकिल ऑफ इंसोलेशन। अर्थ की जो रोटेशन है अपने एक्सिस के गिर्द, उससे क्या होता है, इंसोलेशन के डेली साइकिल का तयन होता है। कैसे? अर्थ अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 घंटों में। तो क्या होता है 24 घंटों में? विद इन अ 24-hour पीरियड दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच रिसीव्स द सन्स एनर्जी इज ब्राइट। अर्थ का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है, अर्थ का जो हिस्सा सूरज की एनर्जी रिसीव करता है वो क्या होता है? रोशन। वहाँ क्या होता है? दिन। वाइल इंसोलेशन इज ज़ीरो ऑन द अदर पार्ट वेयर देयर इज़ डार्कनेस। जबकि अर्थ का वो हिस्सा जो सन की एनर्जी रिसीव नहीं करता, जो सन से दूर होता है, वहाँ क्या होती है? डार्कनेस। वहाँ क्या होता है? अंधेरा। और वहाँ पे इंसोलेशन भी क्या होगी? ज़ीरो। ये पहले भी अभी मैंने बताया कि रात के टाइम इंसोलेशन रिसीव नहीं होती और दिन के टाइम इंसोलेशन रिसीव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ का जो हिस्सा सन एनर्जी रिसीव करता है दिन के टाइम, वहाँ पे इंसोलेशन रिसीव होगी, और जो हिस्सा डार्कनेस में है वहाँ पे इंसोलेशन रिसीव नहीं होगी। वहाँ पे इंसोलेशन क्या होगी? ज़ीरो। द सरफेस ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स टू रिसीव इनकमिंग सोलर एनर्जी व्हेन द सन राइजेस। क्या होता है? जब सूरज निकलता है तब अर्थ क्या करती है? सन से एनर्जी रिसीव करना शुरू करती है। एंड इज़ एट इट्स मैक्सिमम एट 12 नून व्हेन द सन रेज स्ट्राइक द सरफेस एट 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन बिल्कुल जब सन की जो रेज हैं वो इस तरह से आ रही होती हैं स्ट्रेट फॉर्म में, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम जो है इंसोलेशन अपने हाई पॉइंट पे होती है, मतलब इंसोलेशन मैक्सिमम पॉइंट पे होती है। और वो क्या टाइम होता है? 12 बजे का, क्योंकि उस टाइम सन रेज बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के साथ अर्थ के साथ स्ट्राइक करती हैं। इंसोलेशन। नाउ द फोर्थ वन इज ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स आर मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस। ओशियनिक करंट क्या होता है? पानी का मूव करना ख़ास डायरेक्शन में। पानी की मूवमेंट ख़ास डायरेक्शन में क्या कहलाती है? ओशियनिक करंट्स। दीज मूवमेंट्स ऑफ वाटर टेक प्लेस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। ये जो पानी की मूवमेंट है ये वर्टिकली भी होती है और हॉरिजॉन्टली भी होती है। ओशियनिक करंट्स कॉज द ट्रांसफ़र ऑफ वार्म इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल वाटर्स टूवर्ड्स द कोल्ड पोलर ओशंस। ओशियनिक करंट किस चीज़ का सबब बनते हैं? पानी को ट्रांसफ़र करने का इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन्स की तरह। इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से वहाँ का वाटर भी क्या है? वार्म। और इसी तरह पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ के टेम्परेचर क्या होता है? कम, तो वहाँ का वाटर भी क्या है? कोल्ड। सिमिलरली दे ट्रांसफ़र कोल्ड वाटर्स फ्रॉम द पोलर ओशंस टू द ट्रॉपिकल ओशंस। इसी तरह से ओशियनिक करंट किस चीज़ का सबब बनते हैं? पानी को ट्रांसफ़र करने का पोलर ओशन से ट्रॉपिकल ओशंस की तरफ। सच मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स चेंज द टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन द ओशंस। पानी की इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर भी चेंज होता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी चेंज होता है। दो तरह के करंट होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। अब जो वार्म करंट होता है उसमें क्या होता है? पानी ट्रांसफ़र होता है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन्स की तरह। और जो कोल्ड करंट होता है उसमें क्या होता है? पानी ट्रांसफ़र होता है पोलर ओशन से ट्रॉपिकल ओशंस की तरह। अब जो वार्म करंट होता है उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे? टेम्परेचर भी वार्म होता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होती है।
और कोल्ड ओशन करंट की वजह से क्या होगा, कोल्ड ओशन करंट की वजह से ये होगा कि टेम्परेचर भी ठंडा होगा और रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगी। जाहिर सी बात है, जब किसी गर्म चीज़ की जगह ठंडी चीज़ ले लेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट टेम्परेचर पे ठंडा ही होगा। इसी तरह से जब गर्म पानी की जगह ठंडा पानी ले लेता है, जब ट्रॉपिकल रीजन्स का जो गर्म पानी है उसकी जगह जब पोलर रीजन्स का ठंडा पानी ले लेगा तो उसका इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर पे ठंडा होगा और एवेपोरेशन कम होगी। दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़। इन ओशन करंट्स की वजह से क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ के क्लाइमेट और वेदर पे भी इफेक्ट होता है। कोस्टल एरियाज़ कौन से एरियाज़ होते हैं, साहली इलाके, जैसे कि कराची है। तो इसी तरह से जब वार्म ओशन करंट होगा तो उसका कोस्टल एरियाज़ पे क्या इफेक्ट होगा, कोस्टल एरियाज़ के टेम्परेचर क्या होगा, कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट वेदर क्या होगा, वार्म होगा। और इसी तरह से जब कोल्ड ओशन करंट होगा तो कोस्टल एरियाज़ का वेदर जो है वो क्या होगा, कोल्ड होगा। Let's see next question. Select the correct words to complete the sentences. In the stratosphere, the temperature dash. Option A is constant. Option B increases. Option C decreases. Option D fluctuates. Correct option is increases. The lapse rate of temperature is dash degree Celsius. Option A 3.8. Option B 6.5. Option C 10. Option D 15. Correct option is 6.5. Temperatures are dash in mountains than on plains. Option A lower. Option B higher. Option C more stable. Option D less stable. Correct option is lower. Oceanic currents affect the climate of dash areas. Option A coastal. Option B rural. Option C inland. Option D mountainous. Correct option is coastal. The lines that connect areas on a map that experience the same weather are called dash. Option A isobars. Option B insolation. Option C isotherms. Option D isosceles. Correct option is isotherms. I hope you will be understand. Allah Hafiz.